हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू एकेडमी ऑन। माई सेल्फ मनोज। और आज हम बात करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ओके, तो हमारे वीआईपी जो भाई साहब हैं, जो बड़े भाई साहब हैं वीआईपी वाले, वो भी आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वीआईपी कॉन्सेप्ट को लेकर ही चले हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, उससे पहले हमने बेसिक पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फिर हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, उसमें हमने फिर पार्टीशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीआईपी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे इसमें भी। तो जैसे कि वीआईपी हमारा कौन होता था, जो सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन करवाया और उसमें वीआईपी क्या है, सबसे लास्ट में आएंगे। तो उसी तरीके से हमारा जो डिजायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वीआईपी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लर्न करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में इस कंसेप्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है क्या, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीआईपी भाई साहब को हम लेकर चलते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले एक बात देखेंगे कि जो एफिनिटी का नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, पार्टीशन में जैसे पार्टी बदल रहा था वो, ठीक है, जो वीआईपी वन था, है ना। और इसमें ये क्या करेगा, जो ये एफिनिटी शो करेगा अपनी, यानी ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए। जिसकी एफिनिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एफिनिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए, और किसकी, वीआईपी की। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है, उसी के पास टेंडेंसी होती है वीआईपी को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ ज़्यादा देर खींचे रखने की। ठीक है, तो वही क्या है कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। और हम एक बात और करेंगे इसके अंदर कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एमआरएनए प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ओके, एमआरएनए प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी हम इसको बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, एमआरएनए को प्यूरिफाई हम कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे। लेकिन कुछ हम देखते हैं कि एफिनिटी बाइंडिंग जो होती है वो किस तरह से होती है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की किसके साथ होती है, डीएनए के साथ, है ना, एफिनिटी शो करते हैं ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, है ना। जैसे कि लाइगेंड होता है वो किसके साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, है ना। तो और जैसे कि बायोटिन होता है वो एविडिन के साथ क्या करता है, बाइंडिंग शो करता है। तो उसी तरीके से ये क्या है, अपनी अपनी एफिनिटी शो करते हैं, इसके साथ में बाइंडिंग की एफिनिटी होती है। तो वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ लिया ये कि एफिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है वीआईपी की स्टेशनरी फेज के लिए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। एमआरएनए प्यूरिफिकेशन टेक्निक मैंने बोल तो दिया इसको, लेकिन मैंने क्यों बोला इसको एमआरएनए प्यूरिफिकेशन टेक्निक, क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से। ओके, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे वैसे ही क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बनाए हैं कॉलम। वॉल्स के साथ कौन अटैच्ड होता है, स्टेशनरी फेज। ओके, और जो डिजायर्ड वन होगा वो लेटर तक रहेगा और बाकी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए प्यूरिफिकेशन टेक्निक है ना ये। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली, एमआरएनए की हमें एक बात बताए कि उसके जब हम क्या करते हैं, पॉली एडेनाइलेशन करते हैं, है ना। तो उसकी कहते हैं पॉली ए टेल बोलते हैं उसको, जैसे ए इस तरह से उसकी एमआरएनए की होती है। जैसे मैं एक क्लियर कट पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि पॉली एडेनाइलेशन या फिर पॉली ए टेल एमआरएनए किस तरह की होती है। तो जैसे एमआरएनए है, ओके, तो इसके आगे कुछ इस तरीके से होती है पॉली ए टेल। ओके, जैसे कि इस तरह से ए। तो पॉलीएडेनोसिन में बेसिकली क्या आता है, हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बेसिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडनिन भी बोल सकते हैं। और हमें पता है कि एडनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ, और गुआनिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ, है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे बेसिकली। तो कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर हम उसके वॉल्स पे क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये होगा स्टेशनरी फेज। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या आती है, एक सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं टी 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 टी, इस तरीके से एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया स्टेशनरी फेज के अटैच्ड। टी टी बेसिकली क्या है, थाइमिन थाइमिन है, इस तरीके से जो हमने आरएनए का एक सोल्यूशन डाला। मान लो कि हमने क्या करा, सैंपल डाला, उसमें 3 तरह के आरएनए है मान लो, है ना। तो उसमें 3 तरह के आरएनए, जैसे कि टी आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए। ठीक है,
तो हम उसमें से mRNA को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, या फिर कुछ और भी चीज़ है मान लो कि उसमें से हम mRNA को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कि इसमें क्या आती है, पोल जो क्या आती है टी की एक सीक्वेंस होती है ना। और हमारे पास क्या आती है पोली जो ए टेल थी, जिसमें क्या आता है ए एडेनिन एडेनिन होता है। वो क्या करेगा, वो इसके साथ क्या करेगा, बाइंडिंग कर लेगा, यानी बाइंडिंग शो करेगा, अपनी एफिनिटी शो करेगा, ठीक है। तो इनके पास पेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा mRNA। बाकी जो है, जो बाकी अनडिजायर्ड है, वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मान लो कि tRNA था, वो भी बाहर निकल जाएगा जल्दी से, rRNA था वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो mRNA था वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी बाइंडिंग कर लेगा, वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर हम अगर ग्राफ शो करेंगे, यानी कि क्रोमेटोग्राफ हम जिसे बोलते हैं, अगर हम वो शो करेंगे इसमें कि वो कैसे बनेगा, तो उसको हम बनाते हैं जी इस तरीके से। तो जैसे कि हमेशा की तरह वीआईपी होगा, वो लास्ट में आएगा, है ना। यानी तो mRNA क्या है, हमारा वीआईपी है। मान लो कि उससे पहले कौन निकल गया था, tRNA, और उससे भी पहले कौन निकल गया था, मान लो rNA निकल गया। तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको एंटीबॉडी और एंटीजन की जो क्या है कि वे से भी हम इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। यानी कि मान लो कि कोई डिजीज है, यानी HIV है, ठीक है, HIV, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको मान लो कि यहाँ पे हम क्या करें, स्टेशनरी फेज पे एंटीबॉडीज को अटैच करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज को अटैच करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कुछ एंटीजन्स लेके आएंगे A B C और D। अब हमें पता करना है कि HIV कोजिंग एंटीजन कौन सा है, ठीक है, वायरस है जो उसका, वो कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सैंपल को इसमें रन कराएंगे। जो भी होगा, यानी जो HIV कोजिंग होगा, वो क्या करेगा, एंटीजन जो वो एंटीजन है वो क्या कर लेगा, एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग कर लेगा, और बाकी क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी वाला। मान लो कि ABCD हमने डाला था, और C ने क्या करी, इसके साथ बाइंडिंग कर ली एंटीबॉडी के साथ में। तो हमारा वीआईपी कौन हुआ, तो हम वीआईपी जैसे कि हम ड्रॉ करेंगे उसी तरह से ग्राफ आएगा। तो मान लो C हमारा वीआईपी था, सबसे पहले बार कौन निकला, वो था A, फिर उसके बाद निकल गया D, फिर उसके बाद निकल गया B, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी कौन शो करेगा, अगर उसकी बात आती है तो, है ना। तो एफिनिटी कौन शो करेगा, तो सबसे पहले C की एफिनिटी सबसे ज़्यादा, है ना। फिर किसकी आएगी, B की, ओके। फिर आएगी B की, फिर D की, और फिर मान लो कि किसकी आई, A की, है ना। तो सबसे कम एफिनिटी किसकी हुई, A की। तो हम हमें उसी तरह से जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, यानी कि मान लो कि पहले सबसे लास्ट में कौन निकला, जो हमारा वीआईपी था, यानी C। फिर हमारा कौन बाहर निकला, B, यानी कि इसकी एफिनिटी C से कम लेकिन D से ज़्यादा, और फिर A की सबसे कम एफिनिटी होती है। तो ये थी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने जो भी पढ़ा, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा, क्या हमने पढ़ा है कि हम इसको mRNA प्यूरिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, mRNA को डालते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करता है, यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है जिसमें टी यानी थाइमिन थाइमिन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पोली ए टेल होती है, वो क्या कर लेती है, बाइंडिंग शो कर देती है, यानी एडेनिन और थाइमिन की क्या हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। वो क्या करेगा, फिर लास्ट में निकलेगा, यानी बहुत ज़्यादा वो क्या करेगा, काफ़ी टाइम तक रिटेंशन टाइम उसका वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये उसने बॉन्डिंग करी वो किसकी वजह से करी है। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो साल्ट कंसंट्रेशन हाई होगी ना, तब तो ये क्या होती है, बाइंडिंग होती है। हम क्या करते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कर देते हैं। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन करेंगे ना, तो क्या पे यहाँ पे बाइंडिंग होगी। जब हम कंसंट्रेशन को लो कर देंगे ना, तभी क्या होगा, इसकी बाइंडिंग को ये क्या होगी, मतलब कि बाइंडिंग खत्म हो जाएगी, और ये क्या है, जब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाई इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसका फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। आज इसी के बारे में था, बेसिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में, वीआईपी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। ओके, वीआईपी के बारे में कि वीआईपी कैसे यूज हुआ है इस चीज़ के अंदर, है ना। कि वीआईपी अगर देखो, कॉन्सेप्ट तो वही है कि वीआईपी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें रखना है। एफिनिटी का हमने बात करी थी कि एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही दे के पूछ लेता है, मान लो आपको ये ग्राफ दे देगा क्वेश्चन में इस तरीके से, ओके। यहाँ पे मान लो कि P1 देगा, और यहाँ पे P4 दे दिया, यहाँ पे P3, और यहाँ पे दे देगा P2, ठीक है। इस तरीके से दे देगा, और पूछेगा कि एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है। तो एफिनिटी हमें पता है कि जो वीआईपी होता है उसकी मैक्सिमम होती है हमेशा। तो वीआईपी हमें पता है कि लास्ट में आते हैं हमेशा, ठीक है, बन के। तो P1 की जो एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर P2 की, फिर
P3 की और फिर P4 की। इस तरीके से एफिनिटी को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिए हुए हैं दोनों लेक्चर्स के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक क्रोमेटोग्राफी को लेकर आएंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच।